स्पीड में करेंगे। ये है 143 में क्या दिया हुआ है कि जो माइंस में है ना, कोल्डेस्ट जो प्रेजेंट है माइंस में, जो माइंस में कोल्डेस्ट प्रेजेंट है, तो उसके अगेंस्ट हम लोग क्या क्या प्रिकॉशन लेना है उसके बारे में दिया हुआ है। तो क्या बोल रहा है कि अगर लेस देन 5% फ्री सिलिका रहेगा, तो हम लोग का हार्मलेस एसिड में कब बोलेंगे, परमिसिबल लिमिट डस्ट का क्या है, 2 मिलीग्राम पर क्यूबिक मीटर। और जब इक्वल टू और मोर देन 5% फ्री सिलिका रहेगा, तो 10 डिवाइड बाय परसेंटेज ऑफ फ्री सिलिका। लेकिन अभी नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस जो 12 आया हुआ है ना, इसमें क्या बोला हुआ है, अब इस परसेंटेज को और कम करने की कोशिश कर रहा है। कि इसमें बोल दिया है कि 1 मिलीग्राम पर क्यूबिक मीटर परमिसिबल लिमिट होना चाहिए, और इधर दे दिया है 5 डिवाइड बाय परसेंटेज ऑफ फ्री सिलिका। लेकिन वहाँ क्वेश्चन में क्लियरली दे देगा, ठीक है ना, कि नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस 12 के अकॉर्डिंग बोल रहा है, या कोल माइंस, अगर नहीं कुछ दिया हुआ है तो कोल माइंस रेगुलेशन वाला ही डाटा मान के हम लोग को चलना है। अभी ये सिर्फ रिकमेंडेशन है। जब ये चीज सीएमआर वगैरह में आ जाएगा या क्वेश्चन में दे देगा क्लियरली कि नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस 12 के अनुसार बताइए, तो ये करना होगा, ठीक है। ये पहला पॉइंट वही है। दूसरा पॉइंट क्या दिया हुआ है कि ये क्वेश्चन बहुत लड़का लोग बहुत बार ग्रुप में भेजा हुआ है कि सर कब हम लोग का ये जो कोल्ड लिस्ट का जो है ना, द ओनर एजेंट मैनेजर ऑफ एवरी माइन सेल विद इन 3 मंथ ऑफ, मतलब जैसे ये रेगुलेशन आया है सीएमआर 2017 जैसे आया है 27 नवंबर 2017 को, तो ये रेगुलेशन आने के 3 महीने के भीतर, 3 महीने के अंदर, और उसके बाद क्या करना है, या जो भी माइंस रेगुलेशन आने के बाद खुल रहा है तो हर एक महीना में, या रीजनल इंस्पेक्टर जब बोलता है, तो एयरबोर्न डस्ट कितना जनरेट हो रहा है किसी भी वर्क प्लेस पे, कितना कोल्ड डस्ट मतलब जो हवा में उड़ रहा है वो जनरेट हो रहा है, उसका सैंपल लेना है। एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिस्पायरेबल डस्ट, जो हम लोग का लंग्स तक जाके डिपॉजिट हो रहा है डस्ट, उसके बारे में हम लोग को डिटरमाइन कर लेना है। तो ये दिया हुआ है कि डेली वैसे 1 मंथ में करेंगे, लेकिन बाकी वैसे क्या दिया हुआ है, जब पुराना कोई माइंस चला हुआ आ रहा है तो रेगुलेशन आने के 3 महीने के अंदर उसका कर लेना है। हम लोग जो सैंपल लेंगे, जैसे अभी दे दिया कि 3 महीना या 1 महीना में जो लेना है हमेशा, वो सैंपल कहाँ कहाँ से लेंगे हम लोग, सैंपलर कहाँ रखेंगे, तो सैंपलर सेल बी पोजीशन ऑन द रिटर्न साइड ऑफ द पॉइंट ऑफ डस्ट जनरेशन। मतलब मान लो ये फेस है, कहीं यहाँ से डस्ट जनरेशन हो रहा है, तो रिटर्न साइड, ये मान लो इनटेक है, ये रिटर्न है, तो रिटर्न साइड ऑफ डस्ट जनरेशन एंड विद इन 1 मीटर ऑफ द नॉर्मल वर्किंग पोजिशन। मान लो जो वर्कर लोग यहाँ ड्रिल वगैरह कर रहे हैं, जो नो भी नॉर्मल हाइट है वर्कर लोग का, विद इन 1 मीटर ऑफ द नॉर्मल वर्किंग पोजिशन, विद इन 1 मीटर। लेकिन हम लोग ऑपरेटर या जो भी है वर्कर है, उसका बिहाइंड में हम लोग कलेक्शन नहीं करेंगे, पीछे की ओर उसका हम लोग वहां से सैंपल नहीं लेंगे। तो ये ध्यान रखना है वीबीआई है कि सैंपलर का पोजीशन कहाँ रहेगा, रिटर्न साइड ऑफ द पॉइंट ऑफ डस्ट जनरेशन एंड विद इन 1 मीटर ऑफ द नॉर्मल वर्किंग पोजीशन, बट नॉट बिहाइंड द ऑपरेटर और अदर वर्कर हुज एक्सपोजर इज डीम्ड टू बी मैक्सिमम इन हिज वर्किंग ग्रुप। अब मान लो कि माइंस में अलग अलग ग्रुप का वर्कर है, एक्सप्लोसिव वाला है, ड्रिलिंग वाला है। अब मान लो जहाँ जो वर्कर लोग ड्रिल हमेशा कर रहा है वहीं पे जाके लेंगे, तो उस केस में क्या होगा, हमेशा वहां पे ज्यादा आएगा कोल्ड, मतलब कोल्ड डस्ट जो भी प्रोड्यूस हो रहा होगा। तो जिस वर्कर का मैक्सिमम हमेशा एक्सपोजर हो ही रहा है, तो उसका भी वहां उस जगह से भी हम लोग सैंपल नहीं लेंगे। नॉर्मल केस में हम लोग क्या निकालना चाहते हैं कि एक्चुअल कोल्ड डस्ट कितना प्रोड्यूस हो रहा है माइंस में, ऑन एन एवरेज डाटा निकालना चाह रहे हैं कि फेस में जहाँ लोडिंग हो रहा है वहां से कितना हो रहा है, जिस जगह पे ड्रिल फेस चल रहा है वहां से कितना हो रहा है। ये सारा का हम लोग फिर एवरेज करके निकालते हैं। तो ये ध्यान रखना कि दो जगह सैंपल लेंगे, और कहाँ से नहीं लेंगे वो भी ध्यान रखना है कि जो भी ऑपरेटर है उसके बिहाइंड में नहीं लेंगे, और जिसका एक्सपोजर मैक्सिमम होगा किसी भी वर्किंग ग्रुप में, तो उसका सैंपल वहां उस जगह से नहीं लेंगे, ठीक है। जो भी हम लोग सैंपलिंग इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे, सैंपलिंग इक्विपमेंट,
तो उसका भी क्या होना चाहिए, कैलिब्रेशन होना चाहिए, टाइम टाइम पे उसका कैलिब्रेशन होना चाहिए। तो कैलिब्रेशन क्या होगा, इंश्योर करेक्ट मेंटेनेंस एंड एफिशिएंट ऑपरेशन देयर ऑफ एग्जामिन ट्रीटेड एंड कैलिब्रेटेड ऑन ए डेट विच इज नॉट अर्लियर देन 1 ईयर। मतलब एक एक साल के अंतराल पे हम लोग को नोट, मतलब एक साल से थोड़ा ज्यादा हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक साल से मतलब नॉट अर्लियर देन 1 ईयर वाला डेट ध्यान रखना है कि जो कैलिब्रेशन होगा नॉट अर्लियर देन 1 ईयर। नेक्स्ट क्या है कि जो भी रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट आएगा, जो भी एयरबोर्न रिस्पायरेबल डस्ट का सर्वे कर रहा है अभी, लोकेशन हम लोग या 3 महीना में करेंगे, जो रेगुलेशन पहले से माइंस चला हुआ है, रेगुलेशन आने के पहले तो हर एक 3 महीना में करेंगे, मतलब 3 महीना में करेंगे, और उसके बाद हर एक महीना हम लोग जांच करेंगे। कहाँ से सैंपल लेंगे, रिटर्न में से लेंगे और विद इन 1 मीटर ऑफ द नॉर्मल वर्किंग पोजीशन, लेकिन ऑपरेटर के बिहाइंड में नहीं लेंगे, और जिसका मैक्सिमम एक्सपोजर रहेगा वर्किंग ग्रुप में, वहां से उस वर्कर का वहां से सैंपल नहीं लेंगे, मतलब आसपास का सैंपल। इसमें यूज किया जाता है पर्सनल डस्ट सैंपलर, मतलब ये वर्कर के पास ही फिट किया हुआ रहता है। और दूसरा होता है स्टैटिक डस्ट सैंपलर, कि इसका जगह जगह पे इसको स्टैटिक डस्ट सैंपलर को फिट कर दिया जाता है। नॉट लेटर देन 1 ईयर नहीं है, नॉट अर्लियर देन 1 ईयर। ठीक है, नॉट अर्लियर देन 1 ईयर है। और यहाँ पे क्या है कि जो भी सैंपल लिया है उसका सिस्टमेटिकली एकदम पूरा रिकॉर्ड करेगा विद इन ऑल रिजल्ट ऑफ, जो भी रिजल्ट आएगा 14 दिन के अंदर क्या करना है, कलेक्शन ऑफ सैंपल के अंदर 14 दिन के अंदर उसका सिस्टमेटिकली जो भी रिजल्ट आया है रिपोर्ट बुक में चढ़ा लेना है, और उसको 24 घंटा के अंदर मैनेजर से साइन करवा लेना है। तो ऑल रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एयरबोर्न रिस्पायरेबल डस्ट एंड ऑल अदर रिलेवेंट पार्टिकुलर शेल बी सिस्टमेटिकली रिकॉर्डेड विद इन 14 days ऑफ द डेट ऑफ कलेक्शन ऑफ सैंपल। जो भी रिजल्ट आया है और कुछ अदर थिंग आया है, तो क्या करना है, 14 से जिस दिन सैंपल कलेक्शन किए हुए हैं उसके 14 दिन के अंदर क्या करना है, उसको रिपोर्ट बुक में दर्ज कर लेना है, और उसको 24 घंटा के अंदर मैनेजर से साइन करवा लेना है। अगर हम लोग 5 इन ए सीरीज ऑफ 5 सैंपल टेकन इन 7 सक्सेसिव सीरीज एक्सीड्स 1 and 1, मतलब 1.5 टाइम्स द जो परमिसिबल लिमिट है, तो उस केस में जिस ऑपरेशन से डस्ट जनरेट हो रहा है उस ऑपरेशन को हम लोग सीज कर देंगे, स्टॉप कर देंगे। 5 सैंपल लेंगे लगातार 7 शिफ्ट में, नॉर्मल वर्किंग शिफ्ट में, और अगर उसका जो लिमिट, जो परमिसिबल लिमिट जितना दिया हुआ है, अगर वो 1.5 से एक्सिड कर जाता है, मतलब 1.5 टाइम से ज़्यादा हो जाता है परमिसिबल लिमिट का, तो उस ऑपरेशन को, जिसके कारण एक्सेसिव डस्ट प्रोड्यूस हो रहा है, बंद कर देना है। तुम लोग के लिए यही क्वेश्चन आता है जो आया हुआ भी है। क्या आया हुआ है कि अगर बहुत मतलब ब्लंट बिट है ना, मतलब जिसका धार खत्म हो गया है बोलो, तो ब्लंट बिट को क्या करेंगे हम लोग, डस्ट प्रोड्यूस ना हो इसके लिए हम लोग शार्प बिट से रिप्लेस कर देंगे। ड्रिल बिट की बात कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि कोई भी प्लांट फॉर स्क्रीनिंग और सॉर्टिंग ऑफ कोल एंड एज फार एज प्रैक्टिकेबल, नो heap of cinder, cement, sand, mortar or other dry and fine material shall be placed within 80 meter of the top of the downcast shaft। मतलब ये डाउनकास्ट शाफ्ट है, जिससे हवा क्या होगा, नीचे जाएगा इनटेक हवा, तो इसके 80 मीटर के रेंज में, जिससे डस्ट मान लो सीमेंट हो गया, ये सीमेंट मोर्टार, जो सीमेंट सैंड, हीप ऑफ सिंडर, या जो कोयला को छाटने वगैरह का जो भी प्रोसेस चल रहा है, या स्क्रीनिंग प्लांट वगैरह जो भी है, वो सारा 80 मीटर के अंदर नहीं होना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये तुम लोग हम लोग बताए हुए थे कहाँ पे, जब हम लोग एक्सप्लोसिव वगैरह पढ़ रहे थे, कि जो भी एवरी वर्किंग प्लेस, वर्किंग फेस, फ्लोर, रूफ, साइड ऑफ एवरी रोडवे और एयरवे जो विद इन 60 मीटर देयर ऑफ,
जब तक कि वो नेचुरली वेट नहीं रहेगा, उसको रेगुलरली हम लोग क्या करेंगे, वॉश डाउन करेंगे। मतलब प्रत्येक वर्किंग फेस, फ्लोर, रूफ, साइड ऑफ द एयरवे, और एयरवे जो फेस से कम 60 मीटर की दूरी तक लाई कर रहा है ना, हम लोग क्या करेंगे इसको एकदम, अगर नेचुरली वेट नहीं है, नेचुरली वेट मतलब क्या होता है ना, वाटर स्प्रे वगैरह किया हुआ है, वाटर स्प्रे वगैरह किया हुआ है, 30 ग्राम बाय वेट, मान लो अगर 100 ग्राम का कोल्ड, मतलब जो भींगा हुआ है, अगर उठाते हैं, तो क्या होगा, 30 ग्राम उसमें वाटर प्रेजेंट होना चाहिए। अगर 30 ग्राम वाटर प्रेजेंट रहेगा तो उसको क्या बोलते हैं, नेचुरली वेट बोलते हैं। अगर नेचुरली वेट नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको वहां पे रेगुलरली हम लोग वॉश डाउन करेंगे, पूरा वाटर स्प्रे करके रेगुलरली उसको, जो भी डस्ट है उसको वॉश आउट करेंगे, कि डस्ट सारा जमीन पे बैठ जाए। कौन सा डस्ट, कोयला का डस्ट की बात कर रहे हैं। और जो भी डिवाइस यूज किया जा रहा है, प्रिवेंशन एंड सेपरेशन ऑफ डस्ट प्रोड्यूस्ड बाय एनी मशीनरी, होता है ना, डस्ट स्क्रबर वगैरह होता है, डस्ट कलेक्टर होता है, तो एवरी डिवाइस यूज्ड फॉर प्रिवेंशन एंड सेपरेशन ऑफ डस्ट प्रोड्यूस्ड बाय एनी मशीनरी इक्विपमेंट और प्रोसेस एज ऑल्सो फॉर द फिल्टरिंग ऑफ द, जो एग्जॉस्ट एयर जो निकल रहा है, एग्जॉस्ट गैसेस वगैरह निकल रहा है, वो भी फिल्टर होके, filtering of the exhaust air and every dust respirator shall be inspected once at least in every 7 days। मतलब जो भी मशीन में डस्ट के लिए प्रिवेंशन या सप्रेशन डिवाइस जो भी फिटेड है, तो उसका इंस्पेक्शन 7 दिन में एक बार करना है। ठीक है, 7 दिन में एक बार सिर्फ इंस्पेक्शन करना है, और थ्रोली अगर एग्जामिन करना है, एकदम डिटेल में पूरा एग्जामिन करना है, तो वो 7 दिन में पॉसिबल नहीं है, तो वो 30 दिन में करेंगे। तो 30 दिन में कहाँ था, सीओ वाला था, सीओ बाय O2 एनालिसिस करना है तो 30 डेज था। इलिसिट डिस्टिलेशन ऑफ लिकर था, तो ये भी 30 डेज था। और यहाँ पे अभी जो पढ़ रहे हैं ये वाला, तो यहाँ पे भी जो है मशीनरी का अगर थ्रोली एग्जामिन करना है, डस्ट रिस्पायरेटर वगैरह का, तो ये भी 30 दिन में करना है। ठीक है, तो इतना डाटा है 143 नंबर रेगुलेशन में दिया हुआ है। क्या बोल रहे हो, कैलिब्रेशन 1 ईयर में है, मतलब 1 साल के अंदर नहीं बोल रहा है, बोल रहा है 1 साल के थोड़ा बाहर जाके। ठीक है ना, देखो, सैंपल सेल बी टेकन बाय अ पर्सन who has been especially trained for the purpose in the sampling equipment and accessories that have been checked to ensure correct maintenance and efficient operation thereof, and examined, treated and calibrated on a date which is not earlier than 1 year, not earlier than 1 year की बात कर दिया है। ठीक है, क्या बोल रहा है कोई, मतलब विद इन 1 ईयर की बात नहीं कर रहा है, कि 1 साल के भीतर नहीं, 1 साल से थोड़ा बढ़ जाए तो कैलिब्रेशन करना है। देखो, जो 10 माइक्रोन मीटर से कम साइज का जो डस्ट है ना, वो डस्ट नुकसानदायक है। एक होता है इनहेलेबल डस्ट, शायद तुम लोग को भेजे हुए थे भी है ना ये चीज, हम एक बार फोटो खींच के। और एक होता है रिस्पायरेबल डस्ट। रिस्पायरेबल डस्ट वैसा डस्ट है जो जाके हम लोग को लंग्स में डिपॉजिट हो जाता है, जो खतरनाक होता है। ठीक है, तो 0 से 10 माइक्रोन मीटर वाला जो डस्ट होता है ना, वो रिस्पायरेबल डस्ट है, जो हम लोग लंग्स में डिपॉजिट हो जाता है। 0 से 10 है, क्योंकि अगर बड़ा साइज का रहेगा तो अंदर जाएगा ही नहीं, और एक बहुत स्मॉल साइज का रहेगा, फाइन साइज का रहेगा, तो वो लंग्स में डिपॉजिट नहीं होता है। 0.1 to 10 है। ठीक है, 0.1 to 10 माइक्रोन मीटर वाला जो डस्ट कहलाता है साइज, यही रिस्पायरेबल डस्ट है, जो हम लोग के लिए खतरनाक है।
अब क्वेश्चन पे आते हैं। 143 नंबर रेगुलेशन देखे हैं, उसे क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर 144 में देखेंगे। हाँ हाँ, 10 माइक्रोन। अब क्या है कि परमिसिबल लिमिट ऑफ एयरबोर्न डस्ट कंसंट्रेशन, ये 2 मिलीग्राम पर क्यूबिक मीटर हो गया। इन ए कोल माइन परमिसिबल लिमिट ऑफ रिस्पायरेबल डस्ट कंसंट्रेशन इन मिलीग्राम पर क्यूबिक मीटर ऑफ एयर, मतलब 1 मीटर क्यू एयर का सैंपल लेंगे तो उसमें कोल डस्ट 2 मिलीग्राम से ज़्यादा प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। बी नंबर ऑप्शन। ये सारा वही वाला है। ये 77 नंबर क्वेश्चन बताओ क्या है कि 8 आवर्स टाइम वेटेड एवरेज कंसंट्रेशन ऑफ एयरबोर्न रिस्पायरेबल डस्ट इन मिलीग्राम पर क्यूबिक मीटर ऑफ एयर सैंपल डन होनली इन ए कोल सिम सेल नॉट एक्सिड्स 2। साइज का एक बार फिगर हम देख लेंगे, ठीक है, जो तुम लोग अभी इनहेलेबल रिस्पायरेबल, रिस्पायरेबल हो गया जो रिस्पायरेटरी डस्ट, मतलब रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में जाके लंग्स में जाके डिपॉजिट हो जाता है। बाकी उसका एक बार हम पीडीएफ देख लेंगे, मेरे पास नोट्स बना हुआ है उसका। देखो ये क्वेश्चन पूरा नहीं दिया हुआ है, ऐसे यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है कि कब हम लोग हार्मलेस स्टेट में बोलेंगे, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, नॉट एक्सीड्स 2 होना चाहिए, तो यही है। व्हाट शुड बी द परमिसिबल लिमिट, देखो 12 आवर वाला है ना ये क्वेश्चन जो है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 8 आवर के लिए, तो इस क्वेश्चन को जो सोल्व कर, अगर 8 आवर के लिए परमिसिबल लिमिट 2 है, ठीक है, तो 1 आवर के लिए परमिसिबल लिमिट 2/8, इसलिए 12 आवर के लिए अगर परमिसिबल लिमिट यहाँ से निकालते हैं तो ये आता है 3 मिलीग्राम पर क्यूबिक मीटर। ठीक है, तो हम वो देखो करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये हमको फिर रेगुलेशन छोड़ देना होगा। अभी रेगुलेशन छोड़ेंगे तो ही है कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करवा पाएंगे, तभी हम है क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर करवा पाएंगे। इसके लिए रेगुलेशन हम जैसे इसको छोड़ेंगे हम उधर स्टार्ट करवा देंगे। कितना आंसर है इसका, 3 मिलीग्राम पर क्यूब मीटर, तो ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है कि एवरेज कंसंट्रेशन ऑफ रिस्पायरेबल डस्ट इन माइन एटमोस्फेयर ड्यूरिंग ईच शिफ्ट टू विच पर्सन इज एक्सपोज्ड, मतलब जो पर्सन एक्सपोज हो रहा है वो कितना से अधिक नहीं होना चाहिए जब फ्री सिलिका इन एयर बोर्न डस्ट इज डेस और लेस, तो 2 मिलीग्राम पर क्यूबिक मीटर, और 5% या उससे लेस रहेगा तो हमेशा यही डाटा आएगा। फ्री सिलिका कंटेंट इन स्टोन डस्ट यूज्ड इन माइन शेल नॉट एक्सीड, जो हम लोग फ्री सिलिका यूज होना चाहिए स्टोन डस्ट जो हम लोग माइंस में यूज करेंगे तो 5% से अधिक नहीं होना चाहिए। द इनकम्बस्टिबल डस्ट डज नॉट कंटेन मोर देन 5% ऑफ फ्री सिलिका। 81। मोर देन 5% ज़्यादा कंटेन नहीं करना चाहिए। अगर 10% फ्री सिलिका है तो उस केस में परमिसिबल लिमिट क्या होगा, 10 डिवाइड बाय परसेंटेज ऑफ फ्री सिलिका, मतलब 1। थोड़ा लेगिंग ज़्यादा हो रहा है लग रहा है, क्योंकि हम लिख रहे हैं, तुम लोग के पास लग रहा है 10 सेकंड के बाद पहुंच रहा है। ऑप्शन ए हो गया। जो परमिसिबल कंसंट्रेशन ऑफ एयरबोर्न रिस्पायरेबल डस्ट कंटेनिंग 10% ऑफ फ्री सिलिका, एक ही क्वेश्चन को बार बार घुमा के दिया हुआ है, 1 हो गया।
अगर रिस्पायरेबल डस्ट इन ए कोल माइन कंटेन्स 4.5% फ्री सिलिका, तो सीएमआर 2017 के अकॉर्डिंग अलाउएबल रिस्पायरेबल डस्ट कंसंट्रेशन क्या होगा? सभी लोग बताओ, सभी लोग आंसर नहीं दे रहे हो डस्ट वाले में। अप टू 5% क्या है, 5% या उससे लेस रहेगा ना, तो 2 मिलीग्राम पर क्यूबिक मीटर है। अब ये तुम लोग रटा हुआ होगा, 1/100 देख लेते ये कौन सा है। अच्छा ठीक है, ये ध्यान रखो तुम लोग, ये जो हम लोग डस्ट फिल्टर जो होता है ना, जो तराजू होता है, ये जो तराजू होता है, जैसे मान लो सोना चांदी की दुकान में जाते हैं, सोना चांदी की दुकान में जाते हैं तो क्या होता है, एकदम वो मिलीग्राम भी मेजरमेंट कर लेता है ना। तो उसी तरीके से ये है कि हम लोग जो बैलेंस यूज करते हैं कि मेजरिंग द वेट ऑफ डस्ट, क्योंकि जो फिल्टर जो यूज करते हैं हम लोग, जो ग्रेविमेट्रिक डस्ट सैंपलर होता है, उसमें क्या होता है कि एक फिल्टर होता है ऐसा करके, ठीक है, पहले उस फिल्टर का वजन कर लेते हैं, इस फिल्टर का वजन कर लें जो कोई भी डस्ट नहीं है, और फिर 8 घंटे के बाद इस फिल्टर में जब डस्ट डिपॉजिट हो जाता है तो इसका वेट करते हैं। तो हम लोग निकाल लेते हैं कि 8 घंटे में कितना डस्ट डिपॉजिट हुआ है। तो फिल्टर ये जो कैसे निकालते हैं, ये हम लोग इसी तराजू एक होता है वेइंग जो होता है, उसके थ्रू हम लोग इसका निकालते हैं, तराजू के थ्रू। तो तराजू इतना सेंसिटिव होता है कि मिलीग्राम का है ना 100वां भाग को ये रीड कर लेगा। 1 मिलीग्राम कितना होता है, इसका 100 भाग, मतलब 1/100 ऑफ मिलीग्राम इतना तक सेंसिटिव होता है। मतलब एक अगर पेपर डाल देगा ना फाड़ के, एक टुकड़ा पेज का, पेपर का, तो वो भी यहाँ दिख शो कर जाएगा कितना उसका है। तो ये 1/100 ऑफ मिलीग्राम है।